नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के सीईटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन आर्थिक समीक्षा के कुछ पॉइंट्स वो देख रहे थे। एक क्लास हमारी हो चुकी थी जिसमें अपन ने 37 पॉइंट्स की बात कर ली थी। इससे आगे की जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखिएगा, 38वां पॉइंट दिया है कि बेटा दो आर्थिक संगठन थे। देखिए, आर्थिक संगठन आप देखिए तो दो आर्थिक संगठन थे। आर्थिक संगठन, दो आर्थिक संगठन कौन कौन से? एक तो एनएसएसओ और एक सीएसओ। एनएसएसओ की स्थापना हुई थी 1950 में और सीएसओ की स्थापना हुई थी 1951 में। एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ क्या था? नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और सीएसओ था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, इन दोनों के काम अलग अलग थे। भारत में जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी, जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी, इनके आंकड़े जारी करने का काम तो किसका था? एनएसएसओ। और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, इनके आंकड़े जारी करने का काम किसका होता था? सीएसओ का। अब क्या किया? 23 मई 2019 को इन दोनों संगठनों को मिला दिया और इनको मिलाकर के एक ही नाम दे दिया गया, वो है एनएसओ और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको आप कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो देखिए, यही बात यहाँ लिखी है कि एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी, सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई थी। 23 मई 2019 को इन दोनों को मिला दिया है और मिलाकर के एक नया नाम दे दिया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। फिर हैं औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है, ये कट रहा है, इधर यहीं लिख देता हूं, इसका जो आधार वर्ष है वो बेटा जी 2016 है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। फिर हैं ये डाटा गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देखें कि भारत में सरसों, चना, ग्वार के उत्पादन में राजस्थान राज्य का बेटा जी प्रथम स्थान है। देखिए, भारत में बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, सरसों का भी होता है, चने का भी होता है, ग्वार का भी होता है, ईसबगोल का भी होता है। ईसबगोल भी अपन लिख सकते हैं, ईसबगोल, ईसबगोल। इनका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो हमारा राजस्थान है। और इसीलिए बेटा एक बार किसी एग्जाम्स में प्रश्न दे दिया गया था कि राजस्थान को सरसों का राज्य क्यों कहा जाता है। राजस्थान को सरसों का राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है, इसीलिए राजस्थान को सरसों का राज्य कहा जाता है। फिर आप देखें तो भारत का 45.56% बाजरा है वो हमारे राजस्थान में होता है। भारत का 45.56% बाजरा है वो कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। भारत की 46.28% सरसों है वो राजस्थान में होती है। भारत का 20.30% तिलहन है वो हमारे राजस्थान में होता है। भारत का 23.44% चना है वो हमारे राजस्थान में होता है। भारत की 19.41% दालें हैं वो हमारे राजस्थान में होती हैं। और भारत की 78.62% ग्वार हैं वो भी कहाँ होती है? वो भी आपके राजस्थान में होती है। तो बाजरा, सरसों,
चना, ग्वार, इसबगोल, इनके उत्पादन में आप देखें तो इनके उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है। फिर राजस्थान में वन क्षेत्र आप देखें तो राजस्थान में वन क्षेत्र है लगभग 9% के आसपास है, 9% के आसपास वन क्षेत्र है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। फिर है राजस्थान में जोतों का औसत आकार, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। जोत कहते हैं बेटा खेत को, कि राजस्थान में जोतों का औसत आकार कितना है। तो राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। ये प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको दिमाग में अंडरलाइन कर लें। जोत किसको कहते हैं? खेत को। जोत आपको पता है, जोत मैंने आपको पढ़ा रखी है एग्रीकल्चर वाले पार्ट में। सीमांत जोत होती है, लघु जोत होती है, लघु मध्यम जोत होती है, मध्यम जोत होती है और वृहद जोत होती है। और जोत कहते हैं खेत के आकार को। और राजस्थान में जोतों का औसत आकार है वो कितना है? राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है और भारत में आपको पता है 1.15 हेक्टेयर है। भारत में 1.15 हेक्टेयर है और राजस्थान में 2.73 हेक्टेयर है। फिर बेटा 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में प्रचलित महिला जोतों की संख्या कितनी है? कि यानी ऐसे खेत जो महिलाओं के नाम है, तो 7.75 लाख, 7.75 लाख है वो महिला जोतें हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, महिला जोतें कितनी हैं? 7.75 लाख है। फिर आप देखें 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था और इसका संबंध है वो गेहूं और दलहन की उत्पादकता को बढ़ाने से है। तो प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 2007-8 में प्रारंभ हुआ था। संबंध किससे हैं? तो गेहूं और दाल के उत्पादकता को बढ़ाने से इसका संबंध रहा है। बेटा जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी पूछे तो 60% हिस्सेदारी है वो तो केंद्र सरकार की है और 40% हिस्सेदारी है वो राज्य सरकारों की होती है। फिर आप देखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 में प्रारंभ की गई थी, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इसमें किसान को खरीफ की फसल का 2% प्रीमियम देना होता है, रबी की फसल का 1.5% प्रीमियम देना होता है और व्यापारिक फसलों का 5% प्रीमियम है वो किसान को देना होता है। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, प्रश्न पूछता है। बेटा अपन बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी हमारे से पूछे घोषणा कि इसकी घोषणा कब की थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 को, और घोषणा करने वाले थे नरेंद्र मोदी। और अगर पूछे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रभावी कब से हुई है, तो प्रभावी हुई है 15 जुलाई 2016। और ये किस फसल से शुरुआत हुई थी? इसकी प्रभाव में आई थी तो खरीफ की फसल से इसकी शुरुआत हुई है। बेटा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रावधान क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रावधान ये है कि अगर किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता है तो अगर वो खरीफ की फसल का बीमा करवा रहा है तो उसको 2% प्रीमियम देना है, रबी की फसल का करवा रहा है तो 1.5% प्रीमियम देना है, और यदि व्यापारिक फसलों का बीमा करवा रहा है तो उसको 5% प्रीमियम है वो देना होता है। और बाकी जो इनके अलावा जो बाकी प्रीमियम बचेगा उसका 50% तो केंद्र सरकार वहन करेगी, केंद्र सरकार वहन करेगी, और 50% हैं वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है। और इस तरीके से उसकी फसल का क्या हो गया? बीमा हो गया। फसल का बीमा अगर उसने करवा लिया तो ध्यान रखना, एक उदाहरण से मैं बताऊं। जैसे मान लीजिए किसान ने अपनी किसी खरीफ की फसल का बीमा करवाया और उसका प्रीमियम, उसका बीमा की किस्त आ रही 100 रुपये की। अब फसल कहीं की खरीफ की है तो किसान को कितना देना? 2%। तो अब इसके 3 पार्टनर हो गए, एक तो फार्मर हो गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई,
एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई। 100 में से 2 रुपये हैं वो तो किसको देने, किसान को। बाकी कितने बच गए, 98। 98 का 50% कितना होता है, 49 रुपये होता है। ये केंद्र सरकार देगी, 49 रुपये राज्य सरकार देगी। टोटल कितना हो गया, 100। और किसान की फसल का क्या हो गया, बीमा। अगर किसान ने अपनी फसल का बीमा करवा लिया तो दोस्तों ध्यान रखना, बीमा तिथि से लेकर फसल की कटाई के 14 दिन बाद तक, बीमा तिथि से लेकर फसल की कटाई के 14 दिन बाद तक यदि किसान की फसल को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई क्षति होती है तो बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान इसमें है। बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। और दोस्तों ध्यान रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो सामान्य बीमा निगम GIC के अधीन आती है। फिर आप देखें कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है जुलाई 2015 में प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ये प्रश्न PSI में पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी कितनी है। तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 60:40 है। 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, 40% हिस्सेदारी राज्य सरकारों की है। और ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, इसका स्लोगन आपसे पूछता है तो स्लोगन है हर खेत तक पानी। स्लोगन क्या है, हर खेत तक पानी। ये इसका क्या है, ये इसका स्लोगन है। फिर अपन आगे बात करें, प्रधानमंत्री कुसुम योजना वित्त वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गई है। इसका संबंध कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से है। और राजस्थान में, ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है, 2 बार पूछा हुआ है साहब ये प्रश्न, कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई, तो भालोजी गांव जयपुर से। ये ध्यान रखना, 2 बार आया हुआ प्रश्न है। RS प्रीलिम्स में तो नाम सहित पूछा था भालोजी गांव जयपुर, और वीडियो के एग्जाम में केवल पूछा था कहाँ से प्रारंभ की गई, तो उत्तर आया था जयपुर। तो 2 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना वित्त वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गई है। इसका संबंध कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से है। राजस्थान में ये योजना भालोजी गांव जयपुर से प्रारंभ की गई है। बेटा कुसुम योजना है क्या? प्रधानमंत्री कुसुम योजना में नरेंद्र मोदी है, वो किसानों को ये कह रहे हैं कि हे किसान भाइयों, आपके पास में ऐसी कोई ज़मीन है, ऐसी कोई भूमि है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है, कि आपके पास में ऐसी कोई भूमि है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है, तो आप उस पर सोलर प्लांट लगाइए, उस पर आप सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाइए। और सौर ऊर्जा का जो संयंत्र लगाओगे उसमें आपको, जैसे मान लो 100 रुपये की लागत आ रही है, 100 रुपये की इसमें लागत आ रही है, तो इसमें क्या होगा, 30% तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान देगी, 30% स्टेट गवर्नमेंट है वो अनुदान देगी, 30% है वो आपको ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा बैंकों के माध्यम से, और आपका 10% है वो केवल फार्मर को देना है। ध्यान रखना, बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो कि बजट 2019-20 में ये प्रारंभ की गई है। इसमें मोदी जी किसानों को कह रहे हैं कि बोले किसान भाइयों, आपके पास में ऐसी कोई ज़मीन है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है, तो आप उसमें क्या करो, सौर ऊर्जा संयंत्र वो लगवा लो। और सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाओगे तो उसकी जो लागत है उसका 30% तो सब्सिडी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30% है वो सब्सिडी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट देगी, 30% का आपको बैंकों से ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा, और 10% है वो फार्मर को देना पड़ेगा। तो 100 में से केवल 10 रुपये देने, 30 ये सब्सिडी हो गई, ये सब्सिडी हो गई, ये पे करना है नहीं है, और 30% क्या है, बैंकों का ऋण है। अब उसमें आप बिजली बनाओगे, उस बिजली को कौन खरीदेगी, उस बिजली को आपसे सरकार खरीदेगी, और उससे जो आपकी राशि होगी उससे आपका जो ऋण है उस ऋण की किस्त का क्या हो जाएगा, भुगतान हो जाएगा। बिजली जनरेट होगी, बिजली को खरीदेगा कौन, सरकार खरीदेगी, और उससे जो आपका अमाउंट बनता है उससे आपकी किस्त है वो पे हो जाएगी। ऋण की राशि की जो किस्त आती है वो उसका भुगतान कर दिया जाएगा, और अगर भुगतान करने के बाद में भी अगर आपका पैसा बच रहा है तो आपके खाते में डाल दिया जाएगा। ये है बेटा वो
कुसुम योजना। और कुसुम योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा संयंत्रों से है। और राजस्थान में ये प्रारंभ कहाँ से हुई है? राजस्थान में ये भालोजी गांव जयपुर से प्रारंभ हुई है। 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर है 16 दिसंबर 2019 को राजस्थान में 1000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष है वो गठित किया गया है। अगली चीज आप देखिएगा, अगली चीज है भारत की 37.44% ऊन राजस्थान में होती है और भारत का 13.32% दूध है वो भी कहाँ होता है? राजस्थान में। ध्यान रखना, ऊन के उत्पादन में तो भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। ऊन के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है और दूध के उत्पादन में आप देखें तो दूध के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का दूसरा स्थान है। भारत की 37.44% ऊन का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है और भारत का 13.32% दूध है, इसका उत्पादन भी कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। फिर ध्यान रखना, वर्तमान समय में राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में कितने दुग्ध संयंत्र हैं, मिल्क प्लांट है वो काम कर रहे हैं? तो 23 जिला दुग्ध संयंत्र हैं वो बेटा जी काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में राजस्थान में 23 जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ हैं वो काम कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन किन जिलों में है? तो 4 जिलों में ये चल रहा है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर व गंगानगर। ये पूछ ले कि राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन किन जिलों में चल रहा है? तो राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 4 जिलों में है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर। इन 4 जिलों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वो संचालित है। फिर है राजस्थान में मेवात विकास कार्यक्रम है वो किन जिलों में चल रहा है? तो मेव जाति के लोगों के लिए चल रहा है और ये हैं अलवर और भरतपुर जिलों की मेव जाति के जो लोग हैं इनके लिए मेवात विकास कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। फिर है बेटो कि राजस्थान में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 8 जिले हैं। राजस्थान में डांग क्षेत्र या कंदरा सुधार कार्यक्रम कितने जिलों में है? 8 में है। जिले ध्यान रखना, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बूंदी। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़ व 12, इन 8 जिलों में बेटाओ डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम या कंदरा सुधार कार्यक्रम वो संचालित किया जा रहा है। फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का योगदान। खनन का योगदान देखें तो स्थिर मूल्यों पे 8.15% हैं, 8.15% और चालू मूल्यों पे देखें तो 2.78% हैं, वो खनन का योगदान रहा है। फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में निर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों पे हैं 7.87% हैं और चालू मूल्यों पे 8.68% योगदान रहा है। फिर आप देखें राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका योगदान स्थिर मूल्यों पे तो 23.75% है और चालू मूल्यों पे 10.06% रहा है। फिर है राजस्थान के निर्यातों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राजस्थान के निर्यातों में सबसे ज़्यादा योगदान है अभियांत्रिकी का, इंजीनियरिंग के सामान का, और दूसरा स्थान है वो हस्तकला का रहा है। यानी हमारा राजस्थान सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट है उनका करता है और दूसरा जो स्थान है वो हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं का आता है। फिर है राजस्थान में एग्रो फूड पार्क। ये प्रश्न भी बेटा पटवार में पूछा हुआ है कि निम्न में से कहाँ राजस्थान में एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो राजस्थान में 4 जगह एग्रो फूड पार्क हैं, जोधपुर, अलवर, कोटा और गंगानगर। तो बेटा 3 तो इनमें से दे दिए, एक अलग जगह दे दी। पटवार के एग्जाम में ये कह दिया कि निम्न में से राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कहाँ नहीं है? तो 4 जगह जोधपुर, अलवर, कोटा और श्री गंगानगर। फिर हैं 1 जुलाई 2019 को राजस्थान में औद्योगिक विकास की नीति है वो लागू की गई है, ये ध्यान रखना है। फिर है बेटा ये जो रिफाइनरी है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है। तो राजस्थान में रिफाइनरी कहाँ स्थापित हो रही है? पचमदरा, बाड़मेर में हो रही है और ये रिफाइनरी है HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें HPCL और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है वो बेटा जी 74 अनुपात कितनी है? 26 है। ध्यान रखना ये जो रिफाइनरी है
रिफाइनरी, ये बेटा राजस्थान की तो प्रथम रिफाइनरी है और भारत में ये देखें तो 26वें क्रम की रिफाइनरी है। अगर पूछता इसका उद्घाटन, तो उद्घाटन है ये हुआ था 22 सितंबर 2013 को। 22 सितंबर 2013 को तो इसका क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। ठीक है, और उद्घाटन करने के लिए आई थी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। और ध्यान रखना 16 जनवरी 2018 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ। कार्य प्रारंभ करने के लिए जो आए थे वो आए थे नरेंद्र मोदी। इसको 2022-23 तक पूरा करने का लक्ष्य वो रखा गया। उपक्रम किसका है, तो HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें HPCL और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है वो 74:26 है। 74% हिस्सेदारी है वो HPCL की है और 26% हिस्सेदारी वो राजस्थान सरकार की है। और इसमें प्रस्तावित निवेश जो रखा गया था वो रखा गया 43,129 करोड़ रुपए। प्रस्तावित निवेश इसमें रखा 43,129 करोड़ रुपए। फिर है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना है, वो 7 नवंबर 2019 से प्रारंभ हुई है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ हुई है, 7 नवंबर 2019 से ये योजना प्रारंभ की गई है। फिर है बेटा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, इसकी स्थापना कब हुई, तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई है। फिर है राजस्थान में रेल मार्ग हैं, ये भारतीय रेल मार्ग का 8.83% है। ये प्रश्न भी बेटा ASO के एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत के कुल रेल मार्ग का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो भारत के कुल रेल मार्ग का 8.83% है वो राजस्थान में है। ये प्रश्न भी ASO के एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर आप देखें 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। तो 27 सितंबर 2001 है उसको राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप इसका लोकार्पण है वो किया गया है। फिर है इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई थी। इसमें 8 रुपये प्रति थाली पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो ध्यान रखना ये भी नवीनतम योजना है, थोड़ा इसके बारे में आप ध्यान रखें बेटा। इंदिरा रसोई योजना थोड़ा ध्यान रखें। इंदिरा रसोई योजना ध्यान रखें, इंदिरा रसोई योजना कोई नई योजना नहीं है, ये अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पे अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पे ये योजना है। ठीक है बेटा, अन्नपूर्णा रसोई योजना है ये 15 दिसंबर 2016 को वसुंधरा राजे के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसमें 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वो किया गया था। दोस्तों इसी की जगह अब क्या हो गई, इंदिरा रसोई योजना हो गई और ये योजना 20 अगस्त 2020 से प्रारंभ की गई है। 20 अगस्त 2020 राजीव गांधी के जन्मदिन से 20 अगस्त 2020 से ये प्रारंभ की गई है। ध्यान रखें बेटा, अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पे अब कौन सी हो गई, इंदिरा रसोई योजना हो गई। और इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत 8 रुपये में भरपेट सम्मानपूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वो किया गया है। दोस्तों इसमें प्रति थाली भोजन की कीमत पहले हैं वो 20 रुपये थी, जिसमें 8 रुपये हैं वो खाने वाले व्यक्ति से लिए जाते थे और 12 रुपये प्रति थाली अनुदान के रूप में राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता था। पर अब इसमें थाली की कीमत 1 जनवरी 2022 से थाली की कीमत वो 25 रुपये हो गई है, जिसमें खाने वाले व्यक्ति से 8 रुपये लिए जाते हैं और 17 रुपये प्रति थाली अनुदान के रूप में राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसमें जो थाली में मिलने वाला जो सामग्री है वो क्या है, इसमें 100 ग्राम दाल मिलती है, 100 ग्राम सब्जी मिलती है, 250 ग्राम चपाती मिलती है और अचार मिलता है। ये बेटा इसमें भोजन में उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। ध्यान रखें इंदिरा रसोई योजना का स्लोगन है वो है कोई भूखा ना सोए। तो बेटा जी ध्यान रखना
इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से प्रारंभ हुई है। इसमें 8 रुपये प्रति थाली पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान समय में थाली की कीमत 25 रुपये है, जिसमें 8 रुपये खाने वाले व्यक्ति से लिए जाते हैं और 17 रुपये प्रति थाली हैं वो अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। फिर है राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, वो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया गया है। तो राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब से प्रभाव में आया है? 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभाव में आया है। फिर है बेटा 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान है वो प्रारंभ किया गया। तो पूछ ले कि निरोगी राजस्थान अभियान है वो कब प्रारंभ किया गया? तो 18 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान है वो प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, दवा, ये दवा नहीं है दवा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखना बेटा, हमारे लिए भी निःशुल्क दवा योजना है और पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा योजना है। हमारे लिए जो निःशुल्क दवा योजना है वो तो 2 अक्टूबर 2011 से है और पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना है वो 15 अगस्त 2012 से है। 15 अगस्त 2012 से है। फिर हैं इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को प्रारंभ की गई और इसका संबंध है सैनिटरी नैपकिन के वितरण से है। ध्यान रखना साहब, पूछ ले कि इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो बेटा जो महिलाएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन के वितरण से इस योजना का संबंध है वो रहा है। फिर हैं 2020-21 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.86% रहा है। ये पूछ ले कि 2020-21 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो राजस्थान का राजकोषीय घाटा वो जीडीपी का 5.86% रहा है। फिर राजस्थान में मृत्यु दर कितनी है? तो राजस्थान में मृत्यु दर 5.7 प्रति हजार है। मृत्यु दर होती क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 1 वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या, उसको बेटा मृत्यु दर कहा जाता है। और मृत्यु दर आप देखें तो कितनी है? 5.7 प्रति 1000 राजस्थान की मृत्यु दर रही है। फिर राजस्थान में जीवन प्रत्याशा है। ये प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा होती है बेटा एवरेज एज। तो राजस्थान में आप देखें तो एवरेज एज है वो 68.7 वर्ष है। यानी राजस्थान में एवरेज जो व्यक्ति की एवरेज एज है वो कितनी है? 68.7 साल है, वो एवरेज एज है और एवरेज एज है, इसी को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। तो देखिए ये मैंने बेटा वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं, सूचनाएं हैं, वो मैंने एक जगह संकलित करने का, संग्रहित करने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि इनमें से काफ़ी कुछ जो डाटा है वो आपके एग्ज़ाम के लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो बेटा देखिएगा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को अपने 2 लेक्चर में बांट करके जितने भी महत्वपूर्ण डाटा मेरे को लगे उनको मैंने एक जगह संग्रहित किया और ये भी मैंने आपको बताया है कि कौन सा डाटा किस एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है। और निश्चित रूप से इनमें से अगर कोई आर्थिक समीक्षा का प्रश्न आपके देता है तो निश्चित रूप से इनमें से कोई न कोई डाटा है उसको टच करेगा एग्जामिनर। तो ये आपको थोड़ा एक बार देख लेना है। और बेटा यहीं पे हमारा जो सीटी के एग्ज़ाम्स के लिए जितना भी अपने लेक्चर रिकॉर्ड किए तो इसका थ्योरी पोर्शन है वो यहीं पे हमारा समाप्त हो जाता है। और अब जो अगली जो क्लासेज मेरी होगी वो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर टॉपिक के मैं लगभग 25 प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं, ताकि उससे आपको अपनी जो तैयारी है उसका जायज़ा है वो हो जाए कि आपकी तैयारी किस स्तर की चल रही है और कितना उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो उसका अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए मेरे जो क्वेश्चन सेशन होगा उनके साथ में आप जुड़े रहिएगा और उत्तर देने का प्रयास है वो आप सेल्फ कीजिएगा कि जब मैं बोर्ड पे प्रश्न बोर्ड के ऊपर आता है तो क्या उत्तर होता है, अपने दिमाग में उसको पहले सेट कीजिए कि ये होना चाहिए और फिर मैं उन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो प्रश्न हैं वो सहायक सिद्ध हो सके। और यहीं आज के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।